गांव के बीचों बीच 22 लोगों के माथे में बंदूक ताने हुए एक डाकू की दल। डाकू के बीच खड़ा है एक 19 साल का लड़की। उसकी एक इशारा और 22 को मार दिया। ये थी आजाद भारत की सबसे खतरनाक औरत गैंगस्टर फूलन देवी। एक लड़की जिसकी परिवार ने 11 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी एक 40 साल की आदमी से। शादी के बाद 11 साल की लड़की को जबरदस्ती यौन शोषण, शारीरिक अत्याचार का सामना करना पड़ा। उसका पूरा बचपन जुर्म और शोषण से कटा था, जिसको पुलिस स्टेशन के अंदर 5 पुलिस ने लगातार 3 दिन तक रेप किया। और जब गांव लौटकर आया तो गांव वालों ने भी उसे गांव से बाहर निकाल दिया। बचपन से जुर्म और शोषण की सामना करने के लिए 19 साल की उम्र में हथियार उठा ली और बन गए सबसे डेंजरस लेडी गैंगस्टर। जिस गांव से वो निकलता उस गांव में पूरा सन्नाटा आ जाता, जिसको ढूंढना पुलिस के लिए नामुमकिन था और जिसका काम था जमींदार और अमीर को लूटकर गरीबों में बांट देना। कानून की नजर से वो एक अपराधी था, लेकिन आम और गरीब जनता के लिए वो एक मसीहा था। और आखिर कैसे जंगल में रहने वाले देश के सबसे खतरनाक लेडी गैंगस्टर पार्लियामेंट के संसद बन गए, और क्यों 19 साल की उम्र में हथियार उठाने पर मजबूर हो गए, और कौन था विक्रम मल्ला जो इसके प्यार में उसकी सरदार को मार दिया था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के झूलन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव घुरगा पड़वा में एक बेहद गरीब मल्ला परिवार में फूलन देवी का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में फूलन अपने माँ बाप की दूसरी संतान थी। बचपन से ही उसने गरीबी, भूख और संघर्ष के अलावा ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुआ। जब फूलन की दादा की मौत हुई तब उसके चाचा ने जाली कागज बनवाकर परिवार के सारे जमीन अपने नाम कर ली। फूलन के पिता के हिस्से में कुछ नहीं बचा। उस वक्त फूलन की उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उसने अन्याय का सामने झुका नहीं। सबसे पहले वो अकेले उस जमीन पर जाकर बैठ गई और अपना हक मांगने लगी। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो सीधा अपने चाचा के घर पहुंची और सबके सामने उनको गाली देने लगी। गुस्से में चाचा की बेटा मायादीन ने फूलन को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ गांव से बाहर फेंक दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द की बात यह थी, उसकी अपने पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। उस दौर में नीचे जाति की लड़कियों को सिर्फ चुप रहना सिखाया जाता, उन्हें सवाल पूछने का भी हक नहीं था। इसलिए फूलन के पिता ने फैसला कर लिया, इस लड़की की शादी कर देना ही बेहतर होगा। और सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी उससे लगभग 3 गुना बड़े 35 साल के पुट्टीलाल से कर दी गई। परिवार को लगा शादी के बाद फूलन शांत हो जाएगी, लेकिन असल में उसके जिंदगी का सबसे बुरा दौर अब शुरू होने वाला था। शादी के बाद फूलन देवी की जिंदगी किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि एक खौफनाक ख्वाब की तरह बन गई। उसके पति पुट्टीलाल जो हर समय नशे में रहता था और सिर्फ 11 साल की फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता। जब भी फूलन इसका विरोध करती, उसके बदले उसे मिलती थी सिर्फ मार, गाली और बेइज्जती। दिन ब दिन बढ़ता हुआ ये जुल्म आखिर कितने दिन चलने वाले थे। फूलन किसी तरह ससुराल से भागकर अपने मायके पहुंच जाती है, लेकिन उस दौर का समाज एक शादीशुदा औरत की दर्द को नहीं, सिर्फ उसकी फर्ज को देखता था। इसीलिए उसके माँ बाप ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे दोबारा जबरदस्ती पुट्टीलाल के घर भेज दिया। सोचिए, सिर्फ 11 साल की एक बच्ची जिसे स्कूल में होना चाहिए था, वो हर रोज जिंदा रहने की जंग लड़ रही थी। लेकिन फूलन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन अभी आना बाकी था। साल 1979 फूलन ने अपने काका और उसके बेटे के खिलाफ जमीन हड़पने की केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पैसा और ताकत के सामने इंसाफ एक बार फिर हार गया। रिश्वत के दम पर केस को दबा दिया गया। इस बात से गुस्से में आकर मायादीन ने फूलन को एक और साजिश में फंसा दिया। उस पर एक अंगूठी चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसी झूठे आरोप में फूलन को पहली बार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसे सिर्फ 3 दिन जेल में रखा गया, लेकिन वो 3 दिन उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अंधेरे दिन बन गए। जेल के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर और 3 जेल स्टाफ ने उसके साथ 3 दिन तक बार बार सेक्सुअली असॉल्ट किया। जब वो जेल से बाहर आई तो उसका शरीर टूट चुका था। 1 महीने तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। लेकिन हमारे समाज के सबसे कड़वी सच्चाई अभी उसका इंतजार कर रही थी। जिस लड़की के साथ इतना खौफनाक जुर्म हुआ था,
उसी को लोगों ने दोष दिया, उससे बदनाम किया और आखिरकार गांव से ही निकाल दिया। गांव से निकल जाने के बाद उसने एक टूटा फूटा दुर्गा मंदिर में पनाह ली। वहीं रहकर वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस मंदिर में चंबल के डाकुओं का एक ग्रुप पहुंच जाता है। उस ग्रुप का लीडर था विक्रम मल्ला। यहीं से फूलन देवी की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। आगे जो हुआ उसने सिर्फ फूलन की जिंदगी ही नहीं बल्कि चंबल की पूरे कहानी बदल दी। मंदिर में बैठी उस अकेली लड़की को देखकर विक्रम मल्ला रुक गए। फूलन के बारे में वो पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने फूलन को एक नया रास्ता दिखाया, चंबल के डाकुओं का रास्ता। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक फूलन को डाकुओं ने अगवा किया था, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि विक्रम ने खुद उसे अपने गैंग में शामिल होने की मौका दिया। इसीलिए इस हिस्से को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन एक बात पक्की थी, फूलन की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस वक्त उस गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर, गैंग के सबसे ताकतवर आदमी और सबसे खौफनाक भी। विक्रम मल्ला उसके भरोसेमंद साथी था। गैंग के ज्यादातर प्लानिंग और ऑपरेशन वो ही संभालता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फूलन के लिए चंबल भी उतना ही बेरहम निकला जितना उसका पिछला जीवन। एक रात एक डकाती के बाद पूरा गैंग जंगल में रुका हुआ था। फूलन अपने टेंट में अकेली बैठी थी। तभी बाबू गुज्जर उसके टेंट के अंदर घुस आया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। टेंट के अंदर से आती चीखों को विक्रम मल्ला ने सुन लिया। वो बिना एक पल गवाए दौड़ता हुआ अंदर घुसा। पहले उसने बाबू गुज्जर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी उसने अपनी बंदूक निकाली और बाबू गुज्जर की माथे पर गोली मार दी। एक ही गोली और चंबल की सबसे बड़े सरदार का अंत हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गैंग के सामने खड़ा होकर विक्रम मल्ला ने खुद को नया सरदार घोषित कर दिया। गैंग के ज्यादातर मेंबर उसके साथ आ गया, लेकिन सब लोग खुश नहीं था, खासकर वो लोग जो अपर जात के थे। उनके लिए निचले जात के विक्रम मल्ला को सरदार मानना अपमान जैसा लग रहा था। इसी दौरान लोगों के बीच एक और बात भी फैलने लगी। कहा जाने लगा कि विक्रम को फूलन से प्यार हो गया था। इसी वजह से उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बाबू गुज्जर को मार दिया। विक्रम ने फूलन को सिर्फ बचाया ही नहीं, उसने उसे जीने भी सिखाया। बंदूक चलाना, जंगल में जिंदा रहना, पुलिस से बचकर निकलना और चंबल के हर रास्ते को पहचानना फूलन को धीरे धीरे एक मजबूत फाइटर बना दिया। काफी दिनों बाद पहली बार फूलन को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन चंबल की घाटियों में सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। कुछ ही महीनों बाद जेल से दो पुराने डाकू रिहा हुए, श्री राम और लाला राम। दोनों बाबू गुज्जर के वफादार थे। जब उन्हें पता चला कि बाबू गुज्जर को विक्रम मल्ला ने मार दिया है और उसकी जगह विक्रम मल्ला गैंग का सरदार बन गया है, उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया, या तो गैंग पर दोबारा कब्जा करेगा या फिर विक्रम मल्ला को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और इसी फैसले के साथ फूलन देवी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने वाला था। जेल से रिहा होने के बाद श्री राम और लाला राम ने सिर्फ बदला लेने का नहीं बल्कि पूरे गैंग पर कब्जा करने का प्लान बना लिया था। गैंग के अंदर पहले ही दो गुट बन चुके थे। एक तरफ विक्रम मल्ला के वफादार लोग थे और दूसरी तरफ श्री राम और लाला राम के साथ देने वाले। टकराव होना अब सिर्फ वक्त की बात थी और फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया। एक शादी के फंक्शन के दौरान जब विक्रम अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ मौजूद था, श्री राम और लाला राम ने अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। अरे इसी गोलीबारी में विक्रम मल्ला की मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद श्री राम और लाला राम ने फूलन को अपने कब्जे में ले लिया। उसे लेकर वो बहमाई गांव पहुँचे। ये उनका गांव था और यही फूलन के साथ वो हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फूलन को पूरे गांव में सबके सामने उसकी कपड़े को खोला गया, बेइज्जती किया और मारा गया। उसके बाद उसे एक कमरे में 23 दिन तक कैद करके रखा गया और लगातार 23 दिन तक गांव के हर आदमी एक एक करके उस कमरे में जाता और उसके साथ सेक्स करता। और उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ लिख रखा था। विक्रम मल्ला के पुराने साथी मन सिंह को जब इस बात का पता चला तो उसने जान की परवाह किए बिना फूलन को बचाने की फैसला किया। मौका मिलते ही फूलन वहां से निकलने में कामयाब हो गए।
बहमाई से निकलने के बाद उसने चंबल के आसपास एक गांव में पनाह ली। उस वक्त वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मान सिंह ने उसका इलाज करवाई और धीरे धीरे फूलन दोबारा स्वस्थ होने लगी। एक दिन फूलन शाम के समय लकड़ी लेने जंगल गई थी। उसी समय वहाँ से चंबल के एक और डाकू सरदार बाबा मुस्तकीम अपने दल बल लेके जा रहे थे। बाबा मुस्तकीम ने जब एक लड़की को ऐसी सुनसान इलाके में दिखा तो रुक गया। उसके बाद वो खुद बात करने के लिए आगे गया। फूलन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद बाबा मुस्तकीम ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपना कुछ भरोसेमंद लोगों को मिलाकर फूलन के साथ एक दल बना दी और उस दल का लीडर बनाया गया फूलन देवी को, और मान सिंह उसका सबसे करीबी साथी बना। और देखते ही देखते एक नया गैंग तैयार हो गया। इस गैंग की कमांडर थी फूलन देवी। अब लोग उसे देखकर डरते थे। चंबाई के घाटियों में एक नया नाम गूंजने लगा, बैंडिट क्वीन फूलन देवी। साल 1981। एक दिन फूलन अपने साथियों के साथ सीधा अपने पति पुट्टीलाल के गांव पहुंची। उसने पुट्टीलाल को घर से बाहर घसीट कर निकाला। पूरे गांव के सामने उसकी पिटाई की और एक खच्चर के ऊपर उल्टा बैठा कर पूरे गांव में घुराया गया। जाते जाते उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर इस गांव में किसी ने किसी नाबालिग लड़की को जबरदस्ती शादी करवाई तो उसका अंजाम मौत होगा। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। हैरानी की बात ये थी कि ये डाकू होने के बाद भी गांव के कई गरीब लोग फूलन को समर्थन करने लगे। उनके लिए वो सिर्फ एक बैंडिट नहीं थी, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई एक औरत थी। इसके बाद फूलन और उसका गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में डकैतियां करने लगा। वो अमीर जमींदार को अपना निशाना बनाती थी और लूट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देती थी। इसी वजह से चंबल के कई गाँव में लोग उसे इज्जत देने लगे। कुछ लोग उसे बैंडिट क्वीन कहते थे तो कुछ के लिए वो गरीबों की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक जख्म अभी भी जिंदा था, बहमाई, वही गांव जहां उसके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा अत्याचार हुआ था। वो 23 दिन जो अभी भी भूला नहीं पाई थी और अब उस गांव की बारी थी। 14 फरवरी 1981 उत्तर प्रदेश के बहमाई गांव के लिए ये तारीख हमेशा खून से लिखी हुई रहेगी। शाम ढल चुकी थी। गांव में एक शादी का माहौल था। शहनाज बाज रहे थे, हर तरफ रोशनी थी, लोग नाच गाने में मसरूफ थे। तभी एक तेज गोली की आवाज ने पूरे गांव की खामोशी तोड़ दी। लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों में 30 से ज्यादा हथियारबंद डाकू गांव के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। लाल कपड़े माथे पर बंधे, पुलिस स्टाइल खाकी यूनिफॉर्म पहने, हाथ में राइफल लिए सिर्फ 19 साल की फूलन देवी खड़ी थी। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, गांव के सारे मर्दों को यहाँ लेकर आओ। थोड़ी ही देर में कई आदमियों को पकड़कर उसके सामने लाया गया। फूलन बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, श्री राम और लाला राम कहाँ है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 लोगों को वो ढूंढ रही थी वो उस वक्त गांव में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन फूलन के अंदर सालों का गुस्सा उबल रहा था। और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सब लोगों को लाइन में खड़ा किया गया और फायरिंग शुरू हो गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक इस घटना में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ जगहों पर ये संख्या 22 बताई जाती है। इस वजह से अलग अलग सोर्स में अलग अलग नंबर मिलते हैं। लेकिन एक बात पर कोई शक नहीं, बहमाई की इस घटने पर पूरे भारत को हिला दिया था। अगले ही दिन हर अखबार के हेडलाइन में सिर्फ एक ही नाम था, फूलन देवी। एक रात में वो चंबल की डाकू से पूरे देश के सबसे वांटेड और सबसे चर्चित महिला बन चुकी थी। पुलिस के लिए वो एक खूनी अपराधी थी, लेकिन चंबल के कई गाँव में लोग उसे गरीबों की मसीहा मानते थे। यही वजह थी कि पुलिस को उसके बारे में सही जानकारी मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बहमाई की घटने के बाद सरकार पर जबरदस्त दबाव था। फूलन देवी को पकड़ना अब सिर्फ पुलिस का मिशन नहीं था, बल्कि सरकार की प्रायोरिटी बन चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 लाख का इनाम घोषित किया गया। लेकिन चंबल की घाटियां पुलिस से ज्यादा डाकुओं को जानती थी। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। हजारों पुलिस जवान चंबल के मिट्टी पे उतरे, लेकिन फूलन देवी हर बार पुलिस से एक कदम आगे निकली। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था
वैसे वैसे खून खराबे के खतरा भी बढ़ रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को एक अलग जिम्मेदारी दी गई। गोलियों से नहीं, बातचीत से फूलन देवी को सरेंडर के लिए तैयार करना। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार राजेंद्र चतुर्वेदी का संपर्क फूलन देवी से हुआ। पहली मुलाकात किसी पुलिस ऑपरेशन की तरह नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच एक शांत बातचीत की तरह हुई। कई रिपोर्ट के मुताबिक फूलन ने उनका सम्मान किया और उन्हें अपने हाथों से बना खाना भी खिलाया। बातचीत के दौरान राजेंद्र चतुर्वेदी ने एक ही बात कही, अब बंदूक छोड़ दो। फूलन ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने जवाब दिया, मैं सरेंडर करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। और उसने अपनी शर्तें रखी। पहली, वो उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में सरेंडर करेगी। यूपी पुलिस के ऊपर उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दूसरी, उसके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी नहीं दी जाएगी और 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। तीसरी, उसके परिवार की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाएगी। और चौथी, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने ये सारी शर्तें सरकार तक पहुंचाई। लंबी बातचीत और कई राउंड्स की नेगोशिएशन के बाद सरकार इनमें से अधिकतर शर्तों पर सहमत हो गई और फिर तारीख तय हुई, 12 फरवरी 1983। ये सिर्फ एक सरेंडर नहीं था, ये भारत के इतिहास का सबसे फेमस सरेंडर बनने वाला था। 8000 लोग इस पल को अपनी आंखों से देखने आए थे। मीडिया, पुलिस, नेता और आम जनता, सबकी नजरें एक ही जगह टिकी हुई थी। तभी एक गाड़ी से फूलन देवी उतरा। खाकी यूनिफॉर्म, कंधे पर राइफल और माथे पर बंधा लाल कपड़ा। फूलन देवी धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। स्टेज पर पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर भीड़ को अभिवादन किया। फिर देवी दुर्गा और महात्मा गांधी को हाथ जोड़ किया। फिर अपने राइफल कंधे से उतारी और उसे वहां रखा जहां देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थी। उसके बाद उसने अपने माथे से लाल कपड़े उतारा और कानून के सामने खुद को समर्पित कर दिया। इसी दौरान फूलन देवी तब की मुख्यमंत्री को माला पहनाने जा रहा था, तभी पुलिस ने रोक लिया। फिर मुख्यमंत्री ने उसे आने की आदेश दी और माला पहनाई। इस तरह चंबल की सबसे चर्चित डाकू का सफर एक नया मोड़ पर आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सरेंडर के बाद भी फूलन देवी को आखिरकार 1994 में लगभग 11 साल बाद वो रिहा हुई। जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा कभी बंदूक नहीं उठाई। इस बार उसने एक नया रास्ता चुना, राजनीति का रास्ता। समाजवादी पार्टी का नेता मुलायम सिंह यादव के समर्थन से फूलन देवी ने सियासत में कदम रखा। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनाव लड़ी और जीत गई। सोचिए, एक औरत जिसके सर पर कभी लाखों रुपए का इनाम था, वही औरत अब भारत की संसद में बैठी थी। ये सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। 1998 में वो चुनाव हार गई, लेकिन 99 में फिर से मिर्जापुर से जीतकर लोकसभा में पहुंची। लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 जुलाई 2001, दिल्ली। फूलन देवी पार्लियामेंट से अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर घर के गेट की तरफ बढ़ी, तभी 3 हमलावरों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। कई गोलियां उन्हें लगी। उनके सिक्योरिटी गार्ड भी गोली लगने से घायल हो गई। फूलन देवी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने इस हमला के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से शेर सिंह राणा ने हमला का जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि बेमाई कांड के बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की, जिसके आधार पर केस आगे बढ़ा और इसी के साथ एक ऐसी जिंदगी का अंत हुआ जिसने भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। आज भी फूलन देवी को लेकर लोगों की राय 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें एक कठोर अपराधी मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई एक हिम्मत वाली औरत के रूप में देखते हैं। सच क्या है, ये फैसला हर इंसान अपनी सोच और नजरिए से करते हैं। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करे, फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी जुल्म, बदले, सामाजिक भेदभाव और इंसाफ के तलाश की। अब बताइए, क्या फूलन देवी एक विलन थी या फिर वो सिर्फ उन हालात की पैदावार थी
जिन्होंने उससे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। अपने राय छोटे छोटे अक्षर में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए हर कोशिश करूंगा अच्छा वीडियो बनाने की। मिलते हैं 3 दिन बाद शायद अगले एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।